मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट, लक्ष्मीपुर, लहरियासराय, दरभंगा। प्ले ग्रुप टू क्लास 10 विद हॉस्टल फैसिलिटी। All facilities are available in minimum fee. Contact Saint Teresa Memorial Convent, Apex Institute, खान चौक, दरभंगा, by Dr. D. कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास नर्सरी से 10 तक। छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें प्रभात तारा पब्लिक स्कूल। इंस्पायर एजुकेशन केयर, अपोजिट काली मंदिर, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा। फॉर मेन, जी एडवांस, नीट, ओलंपियाड, 8 to 10 फाउंडेशन, फुल्ली AC and digital classroom, biometric attendance system, small batch group. Contact Inspire Education Care. बायो वाटिका, दिग्घी वेस्ट, नियर किड्जी स्कूल, दरभंगा। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए CBSE एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। जल्द संपर्क करें। बायो वाटिका, केमिस्ट्री क्लासेस, मारवाड़ी कॉलेज के निकट, दरभंगा। न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट बाई AK चौधरी। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। CM कॉलेज किलाघाट में निशुल्क कोचिंग अल्पसंख्यक वर्ग संचालन हो रहा है, जिसमें BPSC, UGC, नेट एवं CTET के छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राओं। शुक्रवार को निशुल्क पुस्तक का वितरण किया गया। इस बारे में प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि यह निशुल्क शिक्षा बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में अन्य प्रतियोगी परीक्षा का भी तैयारी कराई जाएगी। मोहम्मद अखलाक, क्या सब्जेक्ट था ऑनर्स में? राहत सफर। अच्छा, महर सभी, तारिक अनवर, मोहम्मद अली। में उसके लिए इंटरव्यू करके हम लोगों ने किया है और ऐसे छात्रों को इस बार लिया है जो दिसंबर में होने वाली JRF की परीक्षा में फॉर्म भर चुके हैं, BPSC 64वीं परीक्षा में फॉर्म भर चुके हैं, CTET और TET के लिए जो दिसंबर में हो उनके लिए है। तो ये प्रोग्राम चलाया इसलिए गया है कि हमारा जो रिजल्ट है वो बच्चों का अच्छा से हो। उनको न सिर्फ वर्ग चल रहा है, रोज प्रत्येक दिन, कोई संडे छुट्टी नहीं, कोई मंडे नहीं, जो भी होगी प्रत्येक दिन 7 बजे से 10 बजे तक उनकी कक्षाएं चलती हैं सभी विषयों के लिए। और उनको हम रोज मटेरियल भी देते हैं, रीडिंग मटेरियल देते हैं और समय समय पर किताब देते हैं। 1 तारीख को मैंने JRF के तमाम लोगों को फर्स्ट पेपर के लिए किताब दी थी। आज उनको फिर द्वितीय आ जाता हूँ और 5-6 बजे तक रहता हूँ। इसलिए रहता हूँ कि उनकी तमाम उसको जो कठिनाई है उनको किताब देना, उनका क्लास हो रहा नहीं, जो शिक्षक नहीं आ रहे उनको करना, इसमें थोड़ा सा आपको अथक परिश्रम करना पड़ता है। जो ड्यूटी है उसके अलावा भी करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अब दूसरे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं उस पर कोई बात नहीं कह सकता। हमारी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि हमारा कार्य सिर्फ बच्चों को डिग्री देना नहीं है, बल्कि बच्चों को इस लायक बनाना है कि वो कल वो हमारे यहाँ से जाए तो रोजगार पाले, कहीं खड़ा होने की स्थिति में हो, न कि हाथ जोड़। बिहार बोर्ड की ओर से इन दिनों इंटर की प्री बोर्ड की परीक्षा चल रही है। यह परीक्षा कई महाविद्यालय और +2 स्कूल में हो रही है। वहीं CM कॉलेज में इंटर की प्री बोर्ड की परीक्षा शांतिपूर्ण रही। ताकि आपकी परीक्षा जो है चले तो ये ठीक ठाक आई। होती है और उसका हम बच्चों को प्रैक्टिकल भी कराते हैं, उसकी इस तरह से जिसको कहते हैं रिहर्सल। तो अभी जो देख रहे हैं वो अंतर स्नातक के लिए टेस्ट परीक्षा हम ले रहे हैं। आपने देखा होगा उसी तरीके से क्वेश्चन देते हैं जो बोर्ड में आता है, उसी तरह से पेपर देते हैं, उसी तरह से बैठाते हैं 2-2, आपने देखा होगा।
और उसी तरह से इन्विजिलेटर होते हैं, उनकी कॉपी लिखेंगे, हम लोग जांचेंगे कि हमारे बच्चे आखिर 2 साल पढ़ रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं, है ना। इसलिए कि बच्चे को की जांच परीक्षा वो तो डिग्री मिल जाएगी वहाँ, जो पास करे नहीं करे, हमको भी तो संतुष्टि होनी चाहिए कि हम जो बच्चों को दे रहे हैं वो बच्चा कुछ पा रहा है। जिसको कमी होगी उसको इंगित करते हैं, तुम तैयारी करो, तुमको कमी है, उसके लिए टेस्ट परीक्षा चल रही है। और मुझे खुशी है कि आप जा मारवाड़ी महाविद्यालय में अंतर स्नातक की परीक्षा चल रही है। यह परीक्षा 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगी, जिसमें 1500 के करीब छात्र छात्राओं सभी संकायों में परीक्षा दे रहे हैं। पर्व को देखते हुए रविवार को परीक्षा होगी। ये जानकारी परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर हीराकांत झा ने दी। और वैसे भी क्वेश्चन आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं था सर। और सर ये यहाँ के ये अनुशासन भी बहुत अच्छा था सर। और सर टीचर भी अच्छे तरह से देख रेख कर। क्लास था जो कुछ क्वेश्चन थे जो अभी तक स्टडी नहीं किए थे वो छोड़ दिए, जो स्टडी किए थे वो बना चुके हैं सारा। क्या बात, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी? सिलेबस कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, 2-4 चैप्टर्स बच गए, जो पूछा गया था वो नहीं बनाया, जो पर्सिटी कर चुके थे वो बना चुके हैं। कहाँ पढ़ते हो? मैं एस कुमार। सिलेबस नहीं कंप्लीट। परीक्षा 12वीं का जो टेस्ट एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें जो छात्र परीक्षा देंगे और जो सेंटअप करेंगे वही विद्यार्थी जो है सो 19 में जो परीक्षा होगी इंटर का, उसमें वो अपीयर हो सकते हैं। हमारे यहाँ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों फैकल्टी की पढ़ाई है। तीनों फैकल्टी के छात्र लगभग सभी छात्र परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। परीक्षा में हम लोग जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो नियम है, जिस हिसाब से परीक्षा होनी चाहिए, उसी के अनुरूप हम लोगों ने उसको क्वेश्चन, कॉपी, OMR शीट सभी उपलब्ध कराते हैं और बच्चे परीक्षा देते हैं। पूरा कदाचार मुक्त परीक्षा हो रहा है। लड़के को हम लोग कहते हैं जो तुमको जो आता है सो लिखो, चोरी नहीं करो, इसलिए कि तुमको फिर अगले साल परीक्षा देना है। और लड़के जो है सो कदाचार मुक्त होकर के परीक्षा दे रहे हैं और लगभग 100% लड़के परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। कब से प्रारंभ हुआ, कब तक चलेगा? परीक्षा 1 तारीख से प्रारंभ हुई है और 5 को समाप्त होगी। दोनों पालियों में परीक्षा है। क्योंकि 6 तारीख से महाविद्यालय बंद हो रहा है, दीपावली और छठ के पूजा के कारण अवकाश है, इसीलिए एतवार के दिन भी 4 तारीख को भी हम लोगों को परीक्षा का प्रोग्राम अरेंज करना पड़ा। इसलिए संडे के दिन भी परीक्षा होगी और हम लोग 20 नवंबर को संस्कृत विश्वविद्यालय में 6वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि कुलाधिपति सर राज्यपाल लालजी टंडन होंगे। और स्वीकृति भी दी है कि वो अध्यक्षता करेंगे, उस दिन उपस्थित रहेंगे। और बिहार सरकार की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकृति दी है, वे भी उस दिन उपस्थित रहेंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में। दीक्षांत भाषण के लिए कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी रहेंगे, उनकी भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। सामान्य रूप से तैयारी चल रही थी, अभी तो कम समय बचे हैं, तो प्रशासन की दृष्टि से भी, जिला प्रशासन की दृष्टि से भी और हम जो विश्वविद्यालय के लोग हैं, एकेडमिशियंस, उनकी दृष्टि से भी प्रायः तैयारी अब जोरों पर है। जल्दी इसको संपन्न कर लिया जाएगा, तो स्वाभाविक है और रूटीन का कार्य है। दीक्षांत प्रतिवर्ष होना चाहिए, किसी कारणवश अगर नहीं हुआ है तो अपेक्षा करते हैं कि प्रतिवर्ष हुआ करेगा, रूटीन का कार्य है। इसलिए कोई बड़ा परिवर्तन की दृष्टि से नहीं है कि कुछ खास परिवर्तन करना है या कुछ करना है। तो स्टैट्यूट बने हैं, स्टैट्यूट को फॉलो करते हुए उसमें कितने? 75 मिनट का है। अब उसके बाद महामहिम की बात है कि वो कितनी देर रहना चाहेंगे। जो प्रोग्राम है वो मिनट टू मिनट 75 मिनट का है। अगर विगत 3 वर्षों का है, इस वर्ष का करंट तो है ही, पिछले 2 वर्षों से भी दीक्षांत नहीं हुए थे तो उन्हें भी देना है। तो लगभग 20 स्वर्ण पदक हैं जो छात्रों को दिए जाएंगे और डिग्रियां 3 वर्षों की दी जाएगी। कुल कितने छात्र?
छात्र अभी अप्लाई कर रहे हैं, यद्यपि समय सीमा तो बीत चुकी है, फिर भी अभी भी छात्र कुछ अप्लाई कर रहे हैं। तो जब वह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो संख्या बताऊँगा। कुलाधिपति महोदय कितने छात्रों को देंगे? गोल्ड मेडल उनके हाथ से मिले, यह अभी अभिलाषा है विश्वविद्यालय के लोगों की। वो उन पर निर्भर करता है कि वो कितना समय दे पाते हैं, कितने लोगों को दे पाते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शास्त्रीय प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी, कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा ने दीप जलाकर की। संस्कृत को देवों की वाणी रही, जो वाणी हम साक्षात ईश्वर से, देव से सुनते थे। हम लोग तो नहीं सुनते थे, जो उस समय भगवान और देव साक्षात बोलते थे, और वो वाणी आपके मुखारबिंद रूप से हम लोग श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी पूजनीय है। और संस्कृत का प्रचार प्रसार और संस्कृत की भाषा को आगे बढ़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और संस्कृत को भी आज धीरे धीरे छात्र घट रहे हैं। हम लोग देखते हैं, चाहे वो अपना विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन जहाँ हम महाविद्यालयों में हम लोग जाते हैं, क्योंकि माननीय कुलपति जी ने मुझे भी एक तो महाविद्यालय में प्रबंध समिति का जनप्रतिनिधि के रूप में सदस्य बनाया है, लेकिन जब हम लोग महाविद्यालयों में जाते हैं वहाँ छात्र नगण्य होते हैं। और छात्र नगण्य इसलिए होंगे कि पता राष्ट्रीय स्पर्धायां यह कस्य प्रथम स्थान प्राप्नोति, तृतीयं च प्राप्नोति, तृतीयं च प्राप्नोति, नूनं च बुद्धचित्त प्राध्यापकः भवत्येव। यतोहि तत्र तु यः कश्चित् विद्वान् भवति सः एव तत्र विजयी भवति। राज्यस्तरीयस्पर्धास्तु यः कश्चित् विजेता भवति, मुनिः सः विद्वान् भवति। अन्ये विद्वांसः न सन्ति इति न वक्तुं शक्यते। कथञ्चित् श्रवः भवति, भाग्यं च भवति। भाग्यं कुत्रचित् साफल्यमिति। एक पंक्ति रेडियो में हम लोग सुना करते हैं, स्वामी विवेकानंद की, जब आकाशवाणी से समाचार करता है, उस समय वो एक पंक्ति दोहराते हैं। उनकी पंक्ति पता नहीं कब से चलती आ रही है। कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि दुनिया में इतने सारे लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और सफल भी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में हो रहे बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें 13 महाविद्यालय के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। वहीं शुक्रवार को तीसरा दिन रहा, जिसमें प्रतिभागियों के द्वारा ग्रुप सॉन्ग, एकल गीत, नुक्कड़ नाटक सहित कई कार्यक्रम किए गए। के लिए ऐसी कितने पेड़ काट दे रहा है। अभी तो मध्य सड़क न बनना हो,
2-4 पेड़ कटाइए जाएगा तो क्या होगा? रात मर दे वो बनना है, वो कहाँ बनेगा? वही सबके पसंद है बाबू आजकल। अरे वो सब तू टेंशन छोड़ दे, वो मॉल हॉल के इसी में सब भुला जाएगा कि कहाँ पेड़ था, कहाँ क्या था। हम तोरा जितना कहते हैं ना बाबू उतने सुनो। तोरा से कोई पूछे ना इतने कहना है नेताजी के काम है, नेताजी के ऑर्डर है, बाकी यहाँ से सब हम बैठे समझ लेंगे। कहूँ जाके चाह सुन। चलो तुम मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया हिला दिया रे। अरे हो देख बगीचवा एकरा ना काटना था। चल भाई आज बहुत दिन से काम अटकल है, आज काट के साफ कर देते हैं। पहले थोड़ा मूड बना ले भाई। मैं पापा दुआरे पे माँ कैसे आऊं गोरी तो हारे अंगना। भाई क्या गला दिया भगवान ने तुमको। चल भाई। अरे भाई तुम इसे काट रहे हो, पता है इसके मूलभूत गुणों के बारे में? अरे हम अनपढ़ आदमी गुरुजी हम क्या जानेंगे इसका। मिट्टी को अपरदन से रोकता है, वातावरण को शुद्ध बनाता है, और तुम इसे काटने चले भाई। ना जाने कितने पशु पक्षियों का ये बसेरा होगा और तुम इसे काट रहे हो। पता है इसके पत्ते भी हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसके पत्ते से हम लोग कितने प्रकार के औषधियाँ तैयार करते हैं जो हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं, और तुम इसे काट रहे हो भाई। अरे कहा गुरुजी जाइए ना, आप काहे ना इतना हवा निकाल रहे हैं। इसको काटेंगे नहीं तो हमारे बाल बच्चा खाएगा कहाँ से। हे भगवान, मूर्ख को 2 रुपया दे दो मगर बुद्धि मत दो। सही बात है भाई, सही बात है। इसको काटेंगे नहीं तो हमारे ढेर दिन से ऑर्डर आए है, कैसे इसको होगा। प्रदूषण 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 वन का संरक्षण करेंगे, हम जल का संरक्षण करेंगे, हम जल पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, और यही कामना करते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बेचारे गाए कैसे गाना, गुरुजी बचाना प्रभुजी बचाना, गुरुजी बचाना प्रभुजी बचाना, गुरुजी अब आके बचाना। अरे नाम बड़ा नाटक वाला भैया, नाम बड़ा नाटक वाला भैया, नाम बड़ा नाटक वाला भैया, नाम बड़ा नाटक वाला भैया। मिलती है तालियां दे आती है मैया, मिलती है तालियां दे आती है मैया। फिर नाचो रे बनके जनाना, गुरुजी बचाना प्रभुजी बचाना, गुरुजी अब आके बचाना, गुरुजी बचाना प्रभुजी बचाना, गुरुजी अब आके बचाना। पर्यावरण जागरूकता का संदेश लोगों में पहुंचाए हैं, और लोगों को इस संदेश से हम लोग बताना चाहते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें लोग, और जल का उचित तरीके से इस्तेमाल करें, और कचरा इधर उधर ना फेंके, सब कचरा को कचरे डब्बा में फेंके। बस यही हम लोग मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। और आज जो दहेज प्रथा का जो अति हुआ है, और चाहे घर घर में शौचालय नहीं है, वो बनाने के लिए हम लोग संदेश तौर पे प्रस्तुत किए हैं कि ताकि इस समय घर में शौचालय नहीं हो तो किस तरह का व्यवधान आता है। थैंक यू फॉर ऑल। जहाँ डेंगू के मरीज थे, तुरंत मैंने जिला पदाधिकारी से भी बात की थी, DMCH के सुपरिटेंडेंट सिविल सर्जन नगर आयुक्त से भी बात की थी कि अविलंब जहाँ जहाँ डेंगू का प्रकोप हुआ है अविलंब वहाँ साफ़ सफाई किया जाए, वहाँ ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाए, वहाँ फॉगिंग सुबह शाम दोनों समय में हो। जिला पदाधिकारी से भी मैंने आग्रह किया था, और दवा जिनको हो गया है DMCH में दवा उपलब्ध है, वो लोग वहाँ मतलब
करें। सिविल सर्जन से भी मेरी बात हुई थी और लोग को ध्यान रखना चाहिए जहाँ गंदा पानी का जो है जमाव है, जहाँ बहुत दिनों से पानी जमा है, तो डेंगू के मच्छर वैसे ही यहाँ राज्य के बाहर के जो गया था, जो दोनार मोहल्ले में जो डेंगू के बहुत सारे मरीज मिले थे, तो वहाँ जो गंगा सागर तालाब जो है वहाँ भी बहुत दिनों से गंदगी जल जमाव जल कोना पे बहुत सारा गंदगी था। तो मैंने नगर आयुक्त को कहा साफ़ सफाई पर तो ध्यान निश्चित रूप से देना ही चाहिए नगर निगम को, और जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ विशेष कर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैंने नगर आयुक्त को कहा भी था कि नहीं, सभी जगह साफ़ सफाई की अच्छी तरह साफ सफाई। दिक्कत नहीं है, वार्ड में सफाई सुथरा होता ही है, चूना भी पटवे करता है। डेंगू जो इतना आ गया है ना, तो डेंगू का दवाई छिटौना चाहिए, पूरे शहर में छिटाना चाहिए। इतना डेंगू मच्छर आ गया है कि लोग को शाम में तो बैठना मुश्किल हो जाता है, रूम में बैठना भी मुश्किल होता है। हम लोग भी प्रस्ताव अगला बार किए थे बोर्ड के बैठक में, और देखिए उन लोग आश्वासन दिए हैं मेयर और डिप्टी मेयर नगर आयुक्त जी, कहे कि डेंगू का जल्द से जल्द दरभंगा शहर से हटावेंगे, दवाई का छिड़काव बढ़िया से होगा। डीजल जगह बहुत आदमी कंप्लेन करता है कि डीजल में रहता है, जलते रहता है, महकता है। हम लोग भी कहे कि भाई असली दवाई दीजिए, और एक बार में माने पूरे 48 वार्ड में 10 गो गाड़ी लगा के एक बार में पूरे शहर में अगर छिटाव होता है तो मच्छर भागेगा अच्छी तरह से। तो बहुत हम लोग पार्षद से बोलते रहते हैं समस्या पर, इतना समस्या शहर का है। अभी इतना बोले हैं तो सफाई सुथरा पर भी अभी पूरे शहर में अच्छा हो रहा है, सफाई सुथरा उठ रहा है, पूरा चूना भी पड़ता है। जहाँ जहाँ सेंटर है, पूरा का सेंटर, वहाँ चूना उना पटवे करता है। प्रयास हम लोग चाहते हैं कि अच्छा काम हो, शहर में सुंदर लगे। ये प्रयास में हमेशा रहते हैं, नगर आयुक्त के कहवे करते हैं, मेयर के कहवे करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं शहर अच्छा शहर के लिए। दरभंगा पहुंचे अश्वनी चौबे ने प्रेस वार्ता में कई बातों पर खुलकर कांग्रेस पर आरोप लगाए। यहां तक कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इस चुनाव में किस मंदिर और फिर कहां जाना है इसको लेकर भी कटाक्ष किए हैं। और सूक्ष्म MSME जो मंत्रालय उसके द्वारा प्रधानमंत्री जी का अभी का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन उन्होंने किया वहाँ दिल्ली विज्ञान और फिर 80 जगहों पर कोई मंत्री या कोई सरकार के लोग थे, तो मधुबनी खास करके जो ऐसे अधिकांश लोग उस कारोबार में मजदूर या मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं। इस दृष्टिकोण से आज एक ऐतिहासिक दिन है। लघु मध्यम और उस प्रकार के को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम का पूरे देश में व्यापक होना है। और आज कृषि योजना के क्रियान्वयन की बात नहीं रहा है और कोई बातचीत आपकी ओर से हो मंत्रालय राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार जो अगर ऐसी घटना घटी है जरूर कार्रवाई कर रही होगी, या उस पर कोई जांच पड़ताल उन्होंने किया होगा। मुझे लगता है कि ऐसी गंभीर चीज़ों पर को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और घटना अगर घटी है तो निश्चित रूप से उसकी जांच बिहार सरकार कर रही होगी, यहाँ के प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के लोग, और ऐसे दोषी व्यक्ति को जरूर कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, इसमें कहीं तो बात नहीं। इसी से जुड़ा सवाल दूसरा लेते हैं सर कि जांच टीम तो बनाई गई, 2 टीमें यहाँ बनाई गई, लेकिन उस जांच टीम की रिपोर्ट आने से पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि चूहा काटने से ही मौत हुई। तो ये जांच को प्रभावित क्यों कर सकता है? क्या पूरे डॉक्टर अपने खिलाफ लगे? स्वास्थ्य मंत्री ने जांच रिपोर्ट आने से पहले या जांच टीम गठन होने से पहले ये बयान दे दिए हैं मंगल पांडे जी कि चूहा काटने से ही मौत हुई। तो सवाल ये होता है कि चूहा काटने से मौत नहीं हुई थी, तो सवाल होता है कि जांच को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा नहीं, उनको रिपोर्ट मिला होगा, उनको जो भी जांच टीम ही नहीं बनी थी सर, जांच रिपोर्ट तो अभी जांच चल ही रही थी, अलग हुआ, लेकिन उनको जो व्यक्तिगत खबर मिली होगी अस्पताल प्रशासन के द्वारा, हो सकता है उसी के आधार पर उन्होंने कहा होगा। लेकिन जब जांच गंभीरता से हो रही है उन्होंने, तो उस जांच के निर्णय को स्वीकार करना ही पड़ेगा, जो भी जांच का निर्णय होगा। मुझे लग रहा है कि अब उनको वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको रिपोर्ट मिला होगा विभाग अपने अस्पताल के प्रशासन के माध्यम से, तो उनके पास तो कोई दूसरा यंत्र नहीं था
अस्पताल प्रशासन ही है, फिर उसकी जांच भी बैठा दी गई है। अगर वो गलत होगा तो फिर जांच आने के बाद जो भी निर्णय होगा उसको मानना पड़ेगा। सर, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि मंत्री के बयान के बाद क्या उनके डॉक्टर उनकी विपरीत जांच कुछ अगर आएगी भी तो वो दे सकते हैं, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है? देखिए, विपरीत की बात नहीं आती है। जांच टीम पहले लोग बोलते हैं, डॉक्टर कि मंत्री जी के बयान के जांच टीम हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की जो बात होगी। अब वो सही में क्या स्थिति है तो जांच के बाद ही मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि छोटी मोटी कई घटनाएं इस प्रकार की घटती रहती हैं, उससे बचना चाहिए और अस्पताल प्रशासन को दरभंगा जैसे मेडिकल कॉलेज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ बड़ा विश्वास हुआ है। और आयुष्मान भारत के बाद बहुत बड़ी जिम्मेवारी देश के तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों पर हो गया है। आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत देश भर में ऐसे 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के लिए एक लाभकारी योजना गरीबों का, जिसमें प्रत्येक वर्ष 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते थे। और प्रधानमंत्री जी का ये जो मोदी केयर के रूप में पूरे देश में स्वीकारा है और देश और दुनिया में भी इसकी चर्चा हुई। दुनिया के कई देशों में लंदन में अमेरिका जैसे लोग वहाँ कई देशों को मिला दीजिए तो उतनी बड़ी योजना नहीं थी। और इतनी बड़ी योजना का 23 सितंबर से शुरुआत हुआ है। लगभग 2 लाख लोगों ने अभी तक का जो रिपोर्ट है, 2 लाख लोगों ने अपना जांच अस्पताल और उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। मुझे लगता है 1350 प्रकार के हेल्थ पैकेज बने हैं और उस हेल्थ पैकेज के माध्यम से सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों ही जगह और देश में कहीं भी वो इलाज के लिए जा सकते हैं, रेफर हो सकता है। मुझे लगता है कि ये गरीबों के लिए बड़ा लाभकारी योजना है, जहां प्रत्येक वर्ष 6 करोड़ लोग अपने इलाज के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा गेम चेंजर का ये काम करेगा ये योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और मुझे लगता है कि इसमें हर वर्ग के लोगों को और जो 40% टोटल पॉपुलेशन गरीबी आम लोगों का है, उसमें से 40% पॉपुलेशन को कवर करेगा। और इसको देखते हुए आगे भविष्य में और भी कुछ योजनाओं को आगे किया जा सकता है। उसी में दूसरा कंपोनेंट जो है 1.5 लाख पूरे देश में स्वास्थ्य उपकेंद्र है और उन उपकेंद्र या आश्रित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, नेशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, उसको जो इलनेस हालत में उसको वेलनेस सेंटर में बदलना, यानी कि जो बीमारू हालत में उसको स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र। और देश भर में 1.5 लाख में से इस साल 15,000 वेलनेस सेंटर हम खोलने वाले हैं, जिसमें से बिहार में 534 वेलनेस सेंटर खुला है। और इस पर काफ़ी व्यापक उत्साह गांव-गांव में लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा, 12 प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा वेलनेस सेंटर में उपलब्ध होगा। 12 प्रकार के, जैसे खास करके जो गैर संचारी बीमारी है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये डायबिटिक, इस प्रकार के जो आप कह सकते हैं कैंसर, ऐसे बीमारियों का चिन्हित करना और उनका इलाज का व्यवस्था वहाँ पर होना। यहाँ तक कि फ़ोन के द्वारा एक टेलीमेडिसिन की भी सुविधा वहाँ लगभग फ़ोन से और ऊपर के अस्पतालों के साथ संबंध करके, और वहाँ दवा और जो हेल्थ प्रोवाइडर्स होंगे उनको कौशल विकास की ट्रेनिंग भी व्यापक पैमाने पर दिया जा रहा है। तो वेलनेस सेंटर इस जिला में भी मेरे ख्याल से इस साल, अभी मुझे फिगर ध्यान में नहीं है, लेकिन 5 या 6 वेलनेस सेंटर इस साल यहाँ भी खुलने की बात तो खुली होगी। उसमें से कुछ, या अभी मुझे जानकारी डिटेल्स दरभंगा जिला में तो 21 है ना, दरभंगा जिला में तो 21 वेलनेस सेंटर खोलना है, उसमें से कुछ अभी काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज देश में स्वास्थ्य के महकमे में जो प्रधानमंत्री का यह सफल प्रयास, हम कह सकते हैं कि गरीबों को जिस प्रकार से मुख्य धारा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा करके और उनके लिए चिंता करना, ये अपने आप में एक व्यापक बात है। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। बिहार में और भी जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इस प्रकार के सुविधा युक्त, जहाँ सुपर स्पेशलिटी व्यवस्था है, ऐसे अस्पतालों को आगे आना चाहिए
जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लगभग 150 अस्पताल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस पर अन्वेषण विभाग कर रही है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल आगे आए, यह काम बड़ा ही लगभग पूरे देश में 15,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपना दर्ज कराया, तो बिहार उसमें पीछे ना रहे और बिहार में इन लोगों को, आम रोगियों को अच्छी सुविधा मिल सके। इसलिए आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें उनका निबंधन होना चाहिए। मैं यहाँ के भी ऐसे सुपर स्पेशलिटी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी आह्वान करूँगा, पूरे बिहारवासियों को, देशवासियों को, और उसमें दरभंगा भी आता है। तो मुझे लगता है कि ये मुख्य रूप से स्वास्थ्य महकमे का जो एक प्रमुख चर्चा है आज आयुष्मान भारत को, उसमें हर प्रकार के गरीबों को साथ लिया गया है से लेकर के, और जितने व्यापार करने वाले छोटे लघु, उसमें लघु और सूक्ष्म व्यापार योजना में जो ऐसे कारीगर हैं ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल किया गया। दूसरे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दा का चलते हैं, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात किया है कि अब पार्टी के साथ पार्टनरशिप है राफेल के डील और उनकी रातों की नींद इसलिए उड़ी हुई नहीं आ रही। भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी को नींद नहीं आ रही है और राहुल गांधी नींद लाने के लिए विदेश दौरा करते रहे। मुझे लग रहा है उनके पास कोई विषय ही नहीं है। ये राफेल में स्वयं उनको हिम्मत है तो राफेल के बारे में कोई प्रमाण तो दे दे वो कोर्ट को, क्यों नहीं हिम्मत करते, हिम्मत जुटाए वो। ये राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बार बार झूठ बोल करके और झूठ को सत्य में कैसे बदला जाए, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। और ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये राहुल गांधी कांग्रेस को श्मशान घाट ले जाने में सक्षम होंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। झूठ के सहारे झूठ के दीवार मजबूत नहीं होते हैं और उनको निश्चित रूप से कांग्रेस का खटिया खड़ा करके ही वो रहेंगे। लेकिन सर बड़ा आरोप है कि पार्टनरशिप वो बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ये आरोप उनको वो है तो वो सिद्ध करें, देश को बताएं। झूठी बात कह करके और जनता को गुमराह करना कांग्रेस का यही चाल हो गया है। कांग्रेस का सत्यानाश होने जा रहा है, देश भर में कांग्रेस का पतन हो चुका है और जो बचा हुआ है वो भी डूबने वाला है और उसका खेवन हार भी नहीं मिलेगा। और ये राहुल गांधी जैसे लोग कांग्रेस को गर्त में ले जाएंगे, इसमें कहीं दो मत। कानूनी कोई लीगल कड़ा लेंगे इसमें इतने बड़े आरोप के? भाई मैंने कहा उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है, जो होना होगा व्यवस्था में बातचीत करने वाले और लोग हैं। अब उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है। मेरा आखिरी सवाल है अब दूसरे मुद्दा पर, उसका आप अकेले इतना सवाल आप है जो स्वास्थ्य मंत्री सर, आप है तो स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन अयोध्या राम जन्मभूमि का कोई इलाज है आपके नजर में? भाई देखो, मेरा व्यक्तिगत मत है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। रामलला का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? नेपाल में। इसलिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा और जनता की भावना, करोड़ों लोगों की जो भावना है उसका कद्र होना है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और मिल करके, हर पक्ष से मिल करके और इसकी बात, ताकि मंदिर बनने में सुविधा हो। कोर्ट में, न्यायालय में मामला गया हुआ है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय इस विषय को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। इस विषय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सरकार को, जहाँ तक है, सरकार इस मामले में न्यायालय में जाने के कारण सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी हम आग्रह करेंगे कि ये मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, देश के करोड़ों लोगों की ये सोच है और उनका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और आज न्यायालय में लंबे काल तक अगर हम जजमेंट नहीं देंगे, लंबे समय तक अगर जजमेंट नहीं आएगा तो लोगों के मन में एक बड़ा ही कुप्रभाव पड़ सकता है। इसलिए न्यायालय को भी और न्यायाधीश, इसमें माननीय न्यायाधीश इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उनका निर्णय जनहित के अनुरूप होना चाहिए और देश में आपस में हिंदू मुसलमान, अब तो मुसलमान भी मंदिर बनाने के पक्ष में, बहुत तेरे मुसलमान भाइयों ने कहा है
और मुझे लगता है कि वो तो ये भी कहते हैं कि विवाद के जमीन पर कोई कुरान नहीं पढ़ा जा सकता। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये सबकी मानसिकता है, आपकी हमारी सबकी। और मुझे लगता है कि उसमें जल्दी ही कुछ निर्णय आ जाएगा। लेकिन लग रहा है कि धैर्य का सीमा समाप्त हो चुकी। पहले बीजेपी के मंत्री कहा करते थे, आज भैया जोशी ने आरएसएस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1992 का आंदोलन करना होगा इसके लिए, तो ये क्या संकेत है? अब उन्होंने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा ना कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, जल्द बनेगा। 2019 से पहले बन जाएगा। हाँ, 2019 चुनाव से पहले बनेगा। अब 2019 के पहले बनेगा या उसका शुरुआत हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही उस पर निर्णय हो करके और राम भगवान राम का मंदिर वहाँ बने, ये हमारी और आप सबकी सदिच्छा है। और मेरा विश्वास है, व्यक्तिगत मत है कि वहाँ राम मंदिर निश्चित रूप से उसकी नींव डाली जाएगी। सीधा सवाल सर, कोर्ट के फैसले से पहले वहाँ शिलान्यास कुछ करना उचित है या किया जा सकता है भाजपा की ओर से? कोर्ट के फैसले से पहले भाई, क्योंकि हर लोगों ने कोर्ट के फैसले को न्यायालय को हम सम्मान देते हैं, लेकिन न्यायालय इस पर जल्दी डीएमसीएच में भी जो उद्घाटन किया गया था जल्दीबाजी में कराया गया, वहाँ के जो उपाधीक्षक होगा वो कह रहे हैं कि हमको जानकारी भी नहीं है बहुत मामले में। एक भी जो आयुष्मान भारत का एक आदमी को आना चाहिए था वहाँ पर बताने के लिए, वो न बताए, तो वहाँ पूरी भ्रम की स्थिति है, लोगों में भ्रम है। मुझे लगता है कोई भ्रम नहीं है। राज्य सरकार की हेल्थ एजेंसी है, भारत सरकार का स्वास्थ्य एजेंसी बनी है, हर राज्यों में एजेंसी बनी है। 34 राज्य सरकार उन्होंने स्वीकार किया है और लगभग 2-3 राज्यों को छोड़ करके सभी राज्यों ने आयुष्मान भारत को पूरा सराहा है। और मुझे विश्वास है कि दरभंगा में भी यहाँ आयुष्मान भारत का अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल है, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ फीस लग करके होता है, उन्हीं अस्पतालों में विशेष करके ये गरीबों के लिए उसकी कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है अभी तक। सूची राज्य सरकार उसको भेजी है और राज्य सरकार को ही सूची उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। भारत सरकार की पूरी सूची और केंद्र सरकार से राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को भेजी गई है। जहाँ भी गरीबों को अपना इलाज कराना होगा, चाहे दरभंगा हो या बिहार के किसी कोने में हो या देश के किसी कोने में, वो कहीं भी इलाज करा सकते हैं। वो कैशलेस होगा और पूरी तरह से पेपरलेस होगा। और जो भी इलाज होगा और जो भी अस्पताल प्राइवेट होगा, उनको 15 दिन से 1 महीने के अंदर में उनको 15 दिनों में भुगतान हो जाएगा। और कोई दिक्कत होगी तो अपने आप वो स्वतः। तो इसके ट्रेनिंग के लिए कोई आदमी आएंगे? ट्रेनिंग के लिए जो कंफ्यूजन है, ट्रेनिंग के लिए कोई आदमी आएंगे जो यहाँ पर इस बात की जानकारी देंगे? आरोग्य साथी, आरोग्य मित्र, उसकी ट्रेनिंग कौशल विकास योजना में भारत सरकार के साथ MOU हुआ है। वो ट्रेनिंग जो हेल्थ प्रोवाइडर है, खास करके जो आरोग्य मित्र होंगे, उनकी ट्रेनिंग लाखों में ट्रेनिंग चल रही है। और हर एक प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में एक आरोग्य मित्र बना के रखना है, ताकि ऐसे लोगों को सहयोग मिल सके जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आते हैं, उनको उसके बारे में जानकारी देना, उनका इलाज के लिए सहयोग। सर 1 मिनट में मधुबनी में जिस तरह ये हुआ है लघु एवं कुटीर उद्योग पर, सर उस पर कुछ बोल दें। मैंने कहा ना, लघु उद्योग आज जो मधुबनी में पूरी तरह से लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के बारे में जो कारोबारियाँ चल रही है, देश में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और ऐसे लघु उद्योग को बढ़ावा दिया गया। उनके साथ कई प्रकार का 12 प्रकार का आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं। और उन घोषणाओं के आधार पर बहुत दिवाली का गिफ्ट, एक घोषणा गिफ्ट के रूप में, उसमें महिलाओं को विशेष करके जो 20% सरकारी सामग्री ऐसे लघु उद्योग से खरीदा जाता था, उसमें 3% महिलाओं के बारे में कि महिलाओं के द्वारा जो उद्योग बना होगा उसका 3% खरीदगी सरकार के एजेंसी को करनी है। एक बड़ा व्यापक निर्णय है। मुझे लगता है कि कई प्रकार का जो आज घोषणा हुई है, देश के इतिहास के लिए, उन कारोबारियों के लिए, उन कारीगरों के लिए, उन मजदूर लोगों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। और मुझे लगता है कि इतिहास आज बनी है। दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री जी का मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए जो प्रोत्साहन है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। देश भर में 80 स्थानों का चयन किया गया था। स्वयं प्रधानमंत्री जी 100 दिनों तक और उन स्थानों पर कलाकार या शिल्पकार जो उनकी पहचान करना, उनको सम्मान देना,
और उनकी समीक्षा होना, एक एक स्थान पर एक भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के IAS ऑफिसर मधुबनी में शरण वो आए थे और उसकी यहाँ पर हर एक 3 महीने में उसकी पूरी व्यापक काम वहाँ कैसे हो उसका भी समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। मॉनिटरिंग कहाँ से होगा? भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे मधुबनी से एक कार्यक्रम के बाद दरभंगा पहुंचे। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर SP सिंह के आवास पर भाजपा सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए। संदीप